Hello everyone. Today in this lecture we will discuss about the change in length of the bar and which is basically related to the prismatic bar. जो ये टॉपिक है दिस इज रिलेटेड टू अ सब्जेक्ट विच इज़ नोन एज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसमें हम लोग इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं किस तरीके से हम एक प्रिज्मेटिक बार के अंदर चेंज इन लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखिएगा ये जो वर्ड है प्रिज्मेटिक बार, ये आपको अपने पूरे मैकेनिकल सिलेबस में कई बार ये वर्ड आपको सुनने के लिए मिलेगा। प्रिज्मेटिक का मतलब होता है अ बार हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हुआ, ये सपोज करिए कोई एक रॉड है जिसका डायमीटर आपको गिवन है और उस डायमीटर अगर वो आपका थ्रू आउट द रॉड जो है कांस्टेंट है, तो इस तरीके की रॉड को हम क्या बोलेंगे, एक प्रिज्मेटिक बार बोलेंगे। ठीक है, तो उसी के लिए हम चेंज इन लेंथ की जो वैल्यू है, अगर कोई एक्सटर्नली लोड उसके ऊपर अप्लाइड है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको लेके हम बात करते हैं। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक प्रिज्मेटिक बार मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है और एंड पॉइंट्स पर यहाँ पर जो है एक लोड अप्लाइड है विच इज़ पी। हम इस पर टेंसाइल लोड अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों साइड हमने इसको सेम लोड दिखाया। इसका इनिशियल लेंथ एल नॉट है। इसका जो क्रॉस सेक्शन है देखिए डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसका क्रॉस सेक्शन हमारा किस टाइप का है। द क्रॉस सेक्शन में भी स्क्वायर वन भी हो सकता है, एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है और एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है। अब डिपेंडिंग अपॉन दीज क्रॉस सेक्शंस इसका एरिया जो है वो हमारा डिफर करेगा। ठीक है, जैसे सपोज करिए यहाँ पे ये आपका जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन अगर ये हुआ तो अगर हमें स्क्वायर की साइड पता है तो हम उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं ए स्क्वायर। ए नॉट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस प्रिज्मेटिक बार, ध्यान रखिएगा इसको। आगे अगर हम बात करें कि अगर ये क्रॉस सेक्शन आपका रेक्टेंगुलर वन है तो अगर इसका मुझे लेंथ और ब्रेथ पता है तो हम डायरेक्टली वहाँ से, या विड्थ और थिकनेस हम बोल सकते हैं यहाँ पे मालूम है तो सिंपली हम उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे उसका एरिया निकाल सकते हैं नॉट की वैल्यू। इसी तरीके से ये क्रॉस सेक्शन अगर कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो उस केस में हम यहाँ पे डायमीटर अगर मुझे गिवन है तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं π/4 d स्क्वायर से, या आपको रेडियस मालूम है तो रेडियस को यूटिलाइज करके आप वहाँ पे ए नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज πr²। तो आगे हम बात करते हैं, हम सभी ने हमने हुक्स लॉ के बारे में पढ़ाई है। दैट हुक्स लॉ स्टेट्स दैट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तो हम यहाँ पे वही यूटिलाइजेशन करते हैं, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो वहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस। और अगर हम अब इस ई की वैल्यू को चाहें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे वी हैव टू जस्ट राइट डाउन दिस एज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर ये जो सिग्मा है जो कि हमारे पास इंजीनियरिंग स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस की वैल्यू को हम क्या ले सकते हैं, नॉर्मली जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो बेसिकली वी से दैट द इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट रेजिस्टिव एरिया इज नोन एज द स्ट्रेस। तो यहाँ पर अगर हम सिग्मा की बात करें तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, एंड दिस वन इज द फाइनल रिलेशन। जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स होता है इन इक्विलिब्रियम कंडीशन दिस इज इक्वल टू द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स P, या कोई भी जिससे आपने डिनोट किया है वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे P लिखा हुआ। एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए नॉट, जिस सेक्शन पे लोड अप्लाइड है विच इज ए नॉट। और स्ट्रेन की जो वैल्यू है हम इस रॉड में कैसे दे सकते हैं, जैसे सपोज करिए इस लोड की वजह से इसकी लेंथ में जो इलोंगेशन हमें मिल रहा है अगर वो डेल्टा एल है, ठीक है, तो हम स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं दैट डेल एल अपॉन एल नॉट। और ध्यान रखिएगा स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही आपको क्या दिखाई दे रहा है, लेंथ दिखाई दे रही है, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वहाँ से आप स्ट्रेन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कोई भी क्वांटिटी जब कैलकुलेट करते हैं किसी फॉर्मूले से, अगर आपको उसका डायमेंशन नहीं समझ में आ रहा है, भूल जाते हैं, तो आप उस फॉर्मूले से ही उसका डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगर हम इस सिग्मा की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं और एप्सिलॉन की वैल्यू को भी यहाँ पुट कर दें, इस रिलेशन को जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट दैट डेल्टा इक्वल टू P L नॉट अपॉन A नॉट इंटू E। ये L नॉट जो है इनिशियल लेंथ, जैसे हम पहले बात ही कर चुके हैं, A नॉट क्रॉस सेक्शनल एरिया और E जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जिस मटेरियल से ये, ठीक है, हमारा जो बार है इस मटेरियल से भी बना होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू है। ध्यान रखिएगा E इज अ मटेरियल कांस्टेंट, ये हमेशा मटेरियल पर डिपेंड करता है। कभी भी उस मटेरियल से हम किसी भी शेप या साइज का कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं तो उस कंपोनेंट के शेप और साइज पे इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंडेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए नोट करने वाला पॉइंट है। आगे हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो सारी वैल्यूज हम यहाँ लिखी है, मैंने आपको बोल भी दिया है, आप यहाँ से देख भी सकते हैं, यहाँ पे सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं। अब इस फॉर्मूले को यूटिलाइजेशन करने के देखिए कुछ एजम्पशंस हमें ध्यान रखने होंगे। नॉर्मली होता है कि हम फॉर्मूला तो पढ़ लेते हैं लेकिन हमें उसे अप्लाई कहाँ पे करना है ये हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप उस फॉर्मूले को कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उस चीज़ को हमें ध्यान रखना है।
ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, हम इस assumptions की बात करते हैं कुछ की। ये फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया वो किन assumptions के साथ हमने ड्राइव किया। जैसे assumption नंबर 1 की बात करें तो अप्लाइड लोड इज एन एक्सियल लोड। एक्सियल लोड का मतलब क्या है, इस बार का जो भी एक्सिस होगा उस एक्सिस के अलाउंग ये लोड जो है वो अप्लाई होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ सेकंड अगर हम बात करें, दूसरा assumption जो हम ले रहे हैं, अप्लाइड लोड इज अ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ये जो लोड यहाँ पे अप्लाइड है दिस वन इज अ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का मतलब होता है कि किसी भी मेंबर पे जो लोड की वैल्यू है अगर वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही स्लोली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, स्लोली इंक्रीज कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट लोड इज अ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। नेक्स्ट जो थर्ड assumption है दैट बार इज अ प्रिज्मेटिक वन, यानी कि एक प्रिज्मेटिक बार के ऊपर ही हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि क्रॉस सेक्शन जो है दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बार। तो वहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं एक बार कि किस तरीके से ये हमने ड्राइव किया है पूरा। आगे हम जस्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में, जैसे स्ट्रेस जब आप यूटिलाइज करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्मूले में आपको कई सारी वैल्यूज मिलेंगी, तो आप देखेंगे स्ट्रेस की मल्टीपल यूनिट्स जो है उनको यूटिलाइज करते हैं। जैसे कभी कभी आप जैसे लोड को अगर न्यूटन में यूटिलाइज कर रहे हैं और डायमेंशंस अगर आप मीटर में ले रहे हैं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वहाँ से हमें 1 यूनिट मिलेगा। दूसरा इसी तरीके से अगर हम लोड को न्यूटन में ही ले रहे हैं और जो डायमेंशन है उसको mm में बात कर रहे हैं तो न्यूटन पर mm स्क्वायर हमें मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से यूनिट्स में ही ये न्यूटन पर mm स्क्वायर इज नोन एज दी मेगा पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नोन एज दी पास्कल। और साथ ही साथ हम एक और लार्जर यूनिट का यूटिलाइजेशन करते हैं इसमें, दैट वन इज नोन एज दी गीगा पास्कल। तो पास्कल, मेगा पास्कल और गीगा पास्कल आपस में किस तरीके से एक दूसरे से रिलेशन में है, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमारे पास जब कभी कभी एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा सा उनको घुमाने के लिए आपको इस तरीके के यूनिट्स जो है वो मल्टीपल टाइप के यूनिट्स का यूटिलाइजेशन उसमें कर देता है। ठीक है, हम बात करते हैं वन बाय वन करके कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए 1 पास्कल की, जैसे सॉरी सपोज नहीं करिए, आप जानते हैं इसे 1 पास्कल इक्वल टू होता है हाउ मच, दिस इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो डिनोमिनेटर वैल्यू है मीटर इसको mm में अगर हम कन्वर्ट करें दैट वी नो 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm। तो यहाँ पे जैसे ही हम मीटर की जगह पे mm पुट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, लेकिन ये स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि टोटल 10⁻6 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसके बाद में अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें और इस इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम 10⁻6 से मल्टीप्लाई करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो न्यूमरेटर में लेफ्ट साइड में वैल्यू हमें मिलती है दिस इज 1 × 10⁻6 पास्कल इक्वल टू 1 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 1 × 10⁻6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड पार्ट देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें फाइनली यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 और ये यूनिट एज इट इज आ जाएगी न्यूटन पर mm स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए दिस पर्टिकुलर पार्ट गीगा दिस 10⁻6 दिस इज नोन एज दी मेगा। तो हम यहाँ पे इस 10⁻6 को हटा के कर सकते हैं 1 मेगा पास्कल। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिल गया 1 मेगा पास्कल और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या हो गया 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब वहीं पे अगर मैं इस इक्वेशन को 10⁹ से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ, तो आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा 1 × 10⁻9 पास्कल इक्वल टू 1 × 10⁹ डिवाइडेड बाई 1 × 10⁻6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। राइट हैंड सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी दिस इज 1 × 10⁻3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड में ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है दिस 10⁹, दिस 10⁹ इज नोन एज दी गीगा। तो हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं दैट 1 गीगा पास्कल इक्वल टू 1 × 10⁻3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और हमें पता है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यहाँ पे देखिए 1 मेगा पास्कल के। इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं दैट 1 गीगा पास्कल इक्वल टू 1 × 10⁻3 मेगा पास्कल। यानी कि ये 3 रिलेशन आप याद रखिए, तो आपको कभी भी यूनिट कन्वर्जन में कंफ्यूजन नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि न्यूटन पर mm स्क्वायर को आप चाहें तो मेगा पास्कल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप न्यूटन पर mm स्क्वायर को सीधे सीधे रिप्लेस कर दीजिए मेगा पास्कल से। और अगर आपके पास गीगा पास्कल में कोई यूनिट दे रखा है स्ट्रेस को लेके या इलास्टिक कांस्टेंट की जो हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को लेके, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा कन्वर्ट किसमें हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो इस तरीके से यूनिट कन्वर्जन जो है इसको हम करते हैं। Next we are discussing here the change in the length
ऑफ अ बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। अगर कोई भी एक रॉड जो है वो वर्टिकली हैंग कर रही है तो उसके खुद के सेल्फ वेट की वजह से उसमें कितना चेंज इन लेंथ हमें मिलेगा, उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, 1 बाय 1 करके स्टेप में देखते हैं किस तरीके से हमने उसको ड्राइव किया है या कैसे हम उसे ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हमने अज्यूम किया, यहाँ पे देखिए कुछ अजम्पशंस क्या। आपको ये कभी भी न्यूमेरिक डेरिवेशन अगर एग्जाम्स में भी मिलता है, जब भी आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यूज गिवन होंगी, नहीं गिवन है तो आप उसे अज्यूम भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया भी है, लेट एल नॉट इज द लेंथ ऑफ द बार, ए नॉट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस, रो इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। हमने जिस भी मटेरियल से मिलकर ये रॉड बना होगा उसको हमने क्या बोल दिया, दैट इज द डेंसिटी रो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये क्रॉस सेक्शन इसका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ए नॉट की वैल्यू। तो ए नॉट आपको याद होगा, अभी जस्ट हमने इसी लेक्चर में बात की थी कि कैसे हम ए नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉस सेक्शन। दिस वन इज अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन और अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं टोटल रॉड का वेट कितना होगा। तो वेट कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हम बेसिक फॉर्मूले पे अगर जाएं तो हमें मालूम है कि W इक्वल टू होता है m इंटू जी, और मास अगर हमें मिल जाए तो हम वहाँ से वेट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और मास की वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर मटेरियल की डेंसिटी मुझे पता है, उसके वॉल्यूम से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका मास मिल जाएगा। तो वही हम यहाँ पे फॉर्मूला यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट कैपिटल W इक्वल टू रो इंटू वी इंटू जी, और इस v वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एल नॉट इंटू ए नॉट। कभी भी ध्यान रखिएगा, एक बार आपको इस तरीके का दे रखा है कॉन्स्टेंट क्रॉस सेक्शन की या प्रिज्मेटिक बार है, तो आप हमेशा जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सिंपली आपको इसका क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट एल नॉट इंटू ए नॉट, जिसका टोटल वेट कितना हो गया, रो टाइम्स ऑफ एल नॉट इंटू ए नॉट इंटू जी। वेट ऑफ द प्रिज्मेटिक बार अगर हम बात करें, जो ये पोर्शन है, वेट ऑफ पोर्शन BC। अभी BC पोर्शन का वेट निकालने की हमें क्या जरूरत पड़ी, तो ये हमारे डेरिवेशन का ही पार्ट। कैसे हम इसे करते हैं देखिए, समझते हैं। यहाँ पे ये जो बॉटम एंड है, यहाँ से हम वाई डिस्टेंस पे गए और वहाँ पे हमने dy थिकनेस का एक एलिमेंट कट किया जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, इस पॉइंट को जहाँ पे हम कट कर रहे हैं उसको V बोल दिया, और बॉटम एंड को C बोल दिया, और टॉप एंड को हमने यहाँ पे A कंसिडर कर लिया। इस एलिमेंट को ठीक है साइड में ड्रॉ करिए। इसका एक तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो आप देखेंगे इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, अलॉन्ग द एल नॉट है तो हमने इसको लेंथ बोल दिया, विच इज इक्वल टू dy, एंड दिस dy इज अ वेरी स्मॉल लेंथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्मॉल एलिमेंट है, ये स्मॉल लेंथ का एलिमेंट है। इस एलिमेंट पर्टिकुलर जो वेट ऐड कर रहा होगा या फोर्स ऐड कर रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो हमारे पास कितना होगा, जितना इस लोअर पोर्शन यानी कि BC पोर्शन का टोटल वेट होगा। तो इसको हमने बोल दिया WBC का वेट। यही सेम वेट अगर जब एलिमेंट कट करते हैं तो ऊपर की तरफ ही दिखाई देगा, यानी कि एलिमेंट इस तरीके से अंडर टेंशन में होगा। ठीक है, फिर WBC की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इस लोअर पोर्शन का अगर सिमिलर जैसे हमने टोटल वेट कैलकुलेट किया था उसी तरीके से हम BC पोर्शन का भी वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे लेंथ की वैल्यू क्या है हमारे पास इस पर्टिकुलर पोर्शन की, दैट इज y। तो हम यहाँ पे WBC की वैल्यू ले सकते हैं रो इंटू वाई इंटू ए नॉट। y इंटू ए नॉट हमें क्या दे देगा, इतने पार्ट का वॉल्यूम, और मल्टीप्लाई जैसे हम इसे g से करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, इस पोर्शन का जो वेट है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट में चेंज इन लेंथ को लेके। तो अभी जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था दैट डेल्टा इक्वल टू पी एल नॉट अपॉन ए नॉट इंटू ई, उसी का हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए वैल्यू हमने पुट करी, लोड हमारे पास कितना है WBC के इक्वल, लेंथ कितनी है इस एलिमेंट की dy, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है ए नॉट, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू कैपिटल ई। हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करी तो ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा इस रिलेशन में। ए नॉट से ए नॉट की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। आप यहाँ पे देखेंगे डेल एल अपॉन ई सफिक्स में हमने यहाँ पे एलिमेंट की वजह से लिखा है, इसको ध्यान रखिएगा, दिस इज डेल एल ऑफ एलिमेंट, रो इंटू जी इंटू वाई dy अपॉन कैपिटल ए। अब इस एलिमेंट के लिए मुझे चेंज इन लेंथ मिल गया। अगर मैं सारे एलिमेंट्स बॉटम से लेकर टॉप तक इन सभी को कंबाइन कर दूँ, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे टोटल चेंज इन द लेंथ ऑफ द बार की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं विद द प्रॉपर लिमिट, और लिमिट हम कहाँ से देंगे, 0 से लेके एल नॉट तक। तो हमने 0 से एल नॉट तक लेंथ दिया, और उसके बाद में डेल एल ई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी, और यहाँ पे देखिए कुछ कांस्टेंट है उनको हमने बाहर ले लिया, तो रो जी अपॉन ई कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनको हमने बाहर ले लिया। अंदर इंटीग्रेशन पार्ट में क्या बचेगा, y टाइम्स ऑफ dy। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे दिस इज वाई स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 0 से एल नॉट हमने इसकी लिमिट रखी, अपर लिमिट लो लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो डेल एल की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दिस इज रो जी एल नॉट स्क्वायर अपॉन 2।
ठीक है। यहाँ पर ये जो रो जी एल नॉट स्क्वायर अपॉन 2 ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस फॉर्म में भी इस फॉर्मूले को याद रखें, और साथ ही साथ हम क्या करते हैं इसको कैपिटल W के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे W की वैल्यू कैलकुलेट करी थी ऊपर की तरफ, ठीक है। उसी W की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं किस तरीके से, यहाँ से W ए नॉट नीचे की तरफ लेके आइए तो रो एल नॉट जी, रो एल नॉट जी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल W इंटू एल नॉट अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए नॉट इंटू ए वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से डेल्टा एल जो है वो हमारा हमें सॉल्व होकर मिल जाएगा, दैट दिस इज इक्वल टू W एल नॉट अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ई। अब ये जो फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिला है इसको हम प्रिज्मेटिक बार के फॉर्मूले के करस्पॉन्डिंग इसको समझ सकते हैं कि कैसे ये यहाँ से आए। ये भी देखिए प्रिज्मेटिक बार ही है, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले को रिलेट कर सकते हैं प्रिज्मेटिक बार से। ध्यान से देखिए इस बार को हम इस तरीके से बना सकते हैं, उसका जो टोटल वेट है वो कहाँ ऐड कर रहा हूँ, इसके सी जी पे। सी जी इसका यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से W का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और हमें पता है किसी भी यूनिफॉर्म कह सकते हैं बार या रॉड का जो CG होता है वो किसी भी एक एंड से हाफ डिस्टेंस पर लाई करता है, एंड दिस इज L/2 डिस्टेंस पर इसका CG हो जाएगा। टोटल लेंथ कितनी थी, L थी। तो ये W जो है दिस विल क्रिएट चेंज इन लेंथ ओनली इन द अपर हाफ पार्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली P L नॉट अपॉन ए नॉट इंटू ई वाला फॉर्मूला यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे, लोड हमारे पास कितना हो गया W के इक्वल, लेंथ हमारे पास अब कितनी होगी इफेक्टिव जो हम बात करेंगे L0/2, तो हमने L0/2 रख दिया, 2 डिनोमीटर में नीचे की तरफ आ गया, और ए नॉट इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, और ई हमारे पास आ गया। एक तरीके से क्या हो गया P L नॉट अपॉन ए नॉट इंटू ई। यहाँ पे L नॉट की वैल्यू एक तरीके से क्या है L0/2, तो आप इस फॉर्म में रख के भी इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। तो दोनों ही रिलेशन याद रखिए, कई सारे कॉम्पिटिशन में भी ये रिलेशन जो है वो डायरेक्टली पूछे भी जाते हैं, तो आप वहाँ पे 1 और 2 मार्क्स में तो आसानी से अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं समटाइम्स कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपके पूछे जाते हैं, उन न्यूमेरिकल्स में ये पूछ लिया जाता है कि अगर मैं इस लोअर एंड पे एक और फोर्स अप्लाई कर दूँ, तो उस फोर्स को अप्लाई करने के बाद में एक्सटर्नल फोर्स, जिसको हमने बोल दिया कुछ कैपिटल P कैपिटल F, कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है उसका, अगर हम अप्लाई करें तो उस फोर्स की वजह से इस पूरे बार में मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी। आपसे लोकेशन नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी। तो आप देखेंगे इस टाइम पे इसमें टोटल वेट, एक तरीके से टोटल लोड कितना हो गया, एक तो इसका सेल्फ वेट और दूसरा जो हमारे पास एक्सटर्नली अप्लाइड लोड होगा P। तो नेट वेट की अगर हम बात, नेट लोड की अगर हम इसमें बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू W प्लस P। तो नेट वेट हमारे पास, सॉरी नेट फोर्स हमारे पास हो गया W प्लस P, और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन हमारे पास कितना रहेगा, दैट इज ए नॉट। तो एक तरीके से जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की जो वैल्यू हमें मिलेगी या मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू जो इसके अंदर डेवलप होगी जस्ट बिकॉज ऑफ अप्लाइंग वन मोर पॉइंट लोड, इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक्सटर्नली एक और लोड कैपिटल P अप्लाई कर दिया, और साथ ही साथ ये W ऑलरेडी इसमें अप्लाई है। तो इस तरीके से जो पार्ट हम लोगों ने, चाहे वो यूनिट कन्वर्जन हो, चाहे प्रिज्मेटिक बार का चेंज इन लेंथ हो, चाहे आपके पास ये वैल्यू हो जो हम बात करते हैं यहाँ पे चेंज इन लेंथ ऑफ अ वर्टिकल हैंगिंग बार, ये जो तीनों जो पार्ट हमने आज डिस्कस किए दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आपका यूनिवर्सिटी है जिसकी हम स्पेशली बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे इस टाइप के जो क्वेश्चन है, ये डेरिवेशन जो है वो नॉर्मली आपसे पूछे जाते हैं। आज के लिए थैंक यू।